तो आज हम देखने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि हम किसको बोलेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब व्हाट इज मोशन अंडर ग्रेविटी, ये क्या चीज होती है। ओके, तो क्या ये मोशन अंडर ग्रेविटी है? ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं जो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं रिकॉल कर देना चाहता हूं। आप जानते हो कि यदि मैं इस मार्कर को यहाँ से छोड़ दूं तो सीधे नीचे गिरेगा। ठीक है, यदि मैं इस मार्कर को ऊपर फेंकूं ना तो थोड़ी देर तक तो ऊपर जाएगा, उसके बाद वापस नीचे ही आएगा। और आप जानते हो ऐसा क्यों होता है? पता है ना क्यों होता है? क्योंकि अर्थ किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और आप जानते हो किसी भी चीज को खींचने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, किसी भी चीज को खींचने के लिए आपको फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। बिना फोर्स के आवश्यकता की, बिना फोर्स के तो हम किसी चीज को खींच नहीं सकते हैं। अब दरवाजा खींच के बंद करते हो ना, करते हो ना बंद, खींच के बंद, तो आप फोर्स लगाते हो ना। तो खींचने के लिए आवश्यकता होती है फोर्स की, क्योंकि अर्थ भी किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, तो उनके लिए भी कोई ना कोई फोर्स की आवश्यकता होगी ना। अर्थ भी किसी फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती होगी। तो यस, अर्थ भी किसी न किसी फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचती है। और अर्थ जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचती है, उस फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अर्थ जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, उस फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो नंबर 1 क्लियर हो गई कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से अपनी तरफ खींचती है, उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। नंबर टू क्या है कि आप जानते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर यदि फोर्स लगती है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर यदि फोर्स लगती है, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है जी, तो फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होना ही होना है, क्योंकि अर्थ भी किसी ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए एक फोर्स लगाती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण भी उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण भी उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है ना, उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है जी, इतनी बातें, नंबर 2 बातें भी क्लियर हो गई। एक हमने कहा कि अर्थ जिस भी फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, उस फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दूसरी बात हमने बोला कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है ना, उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे आप स्मॉल जी से डिनोट करते हो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आप किससे डिनोट करते हो? तो स्मॉल जी से डिनोट करते हो। ठीक है जी, 2 बातें क्लियर हो गई। तीसरी बात है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मूव करता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव करता है, तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मूव करता है, तो उसके मोशन को हम बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है जी, मोशन अंडर ग्रेविटी समझ में आ गई। और जो बॉडी मोशन अंडर ग्रेविटी से मूव कर रही हो, उस बॉडी को हम बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। जो बॉडी मोशन अंडर ग्रेविटी से मूव कर रही हो, तो उस बॉडी को हम बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। उस बॉडी के मोशन को बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, एंड उस बॉडी को बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होती है। चलो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी का। मान लो ये है मार्कर का कैप है ना, ये मार्कर का कैप है। ठीक है, इसको यदि मैं ऊपर फेंकूं, ऊपर गया, ये ऊपर गया ना, तो जैसे ही मैंने हाथ से छोड़ा ना,
इसे हाथ से ऊपर फेंका इसको, तो ये क्या गया, ऊपर गया, एक बार ऊपर गया, फिर ऊपर से कुछ देर के बाद नीचे आया। तो ये बॉडी चाहे ऊपर जाए चाहे ऊपर से नीचे आए, ये दोनों ही कंडीशन में मोशन एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी से मूव कर रही है। जैसे ही मैंने इस बॉडी को ऊपर फेंका तो ये बॉडी चाहे ऊपर जाए या फिर ऊपर से नीचे आए, दोनों ही कंडीशन में ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मूव कर रही है। इसलिए हम बोलेंगे कि ये एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, चाहे बॉडी ऊपर जाए या बॉडी ऊपर से नीचे आए, दोनों ही कंडीशन में इस बॉडी को हम बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ओके जी, तो इतनी बातें समझ में आ गई कि मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होती है और फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या होती है। इसको मैं लिख भी दे रहा हूं। The motion of a body, the motion of a body moves under the effect of acceleration due to gravity. Gravity is called motion under gravity. Is called motion under gravity. Second point, and such body is called freely falling body. इसी में मैं लिख दे रहा हूँ, and the body is called freely falling body, and the body is called freely falling बॉडी। ओके, फ्रीली फॉलिंग बॉडी भी समझ में आ गई। ठीक है जी, तो देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से जो बॉडी मूव करती है उनको हम बोलते हैं मोशन, उसके मोशन को हम बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, और उस बॉडी को बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ओके, अब मुझे बताइए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे प्रोड्यूस हुआ। तो भैया फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण प्रोड्यूस हुआ। और आप ये मुझे बताइए कि क्या फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेरिएबल होती है या फिर कांस्टेंट होती है। बताइए आपका आंसर क्या है। तो यस, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कांस्टेंट होती है, अर्थ सरफेस पर कांस्टेंट होती है। ठीक है ना, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसलिए उनके कारण, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी कांस्टेंट होती है। इसलिए इस फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ना वो भी कांस्टेंट होगा। यस, होगा। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो यस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस होता है। तो जो बॉडी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मूव करती है उनको आपने बोला फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी, और उस बॉडी के मोशन को बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है जी, मतलब जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी से मूव करती है। जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है। ठीक है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है। और इसके जस्ट पहले हमने पढ़ा था कि जब भी कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है तो उनके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जब भी कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है तो उनके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीली फॉलिंग बॉडी भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी से मूव करती है। इसलिए हम इनके लिए भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं।
मतलब हम मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, यस ऑफ कोर्स लगा सकते हैं, ऑफ कोर्स लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी से बदले से अंदाज में। आप इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगाएंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगाएंगे, लेकिन सरकार थोड़ा बदले अंदाज में, थोड़ा बदले अंदाज में सरकार थोड़ा सा नजर आएंगे। कौन सरकार? तो मोशन अंडर इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगाए। इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ा बदले अंदाज में कैसे दिखते हैं, चलिए। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? तो वो होता है v बराबर u प्लस 80, यस। सेकेंड होता है s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर एंड g। थर्ड होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a s। यही होता है ना जी इक्वेशन ऑफ मोशन, यस यही होता है इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम क्या करेंगे कि मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए लिखने जा रहे हैं। अरे कोई दूसरा है क्या? अरे नहीं, यही है, थोड़ी सी बदले अंदाज में है बस, ठीक है, थोड़ी सी बदले अंदाज में है। क्या बदले अंदाज में है थोड़ा देखते हैं। तो जब आप इस इक्वेशन ऑफ मोशन को मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए लिखेंगे ना, तो आप क्या करेंगे? दो परिवर्तन करेंगे। पहला परिवर्तन तो ये कि इस इक्वेशन ऑफ मोशन को s के जगह पर हम h लिखेंगे, कैपिटल H। जब आप इस इक्वेशन ऑफ मोशन को मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए लिखेंगे तो आप s के जगह पर h लिखेंगे। मतलब जहां जहां s आएगा वहां वहां हाइट h आएगी, जहां जहां s आएगा वहां वहां हाइट h आएगी। और यहाँ s क्या है? तो s इज द डिस्प्लेसमेंट, और ऑफ कोर्स हाइट h भी डिस्प्लेसमेंट ही है, ऑफ कोर्स हाइट h भी डिस्प्लेसमेंट भी है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि h कोई दूसरी हो गई, नहीं है, तो वही जो s यहाँ पर था डिस्प्लेसमेंट, वही s यहाँ भी है, डिस्प्लेसमेंट ही है। ये हाइट h भी डिस्प्लेसमेंट भी ही है, बस यहाँ पर हमने इसे s से डिनोट किया था डिस्प्लेसमेंट को, और यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट करने जा रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में। तो s के जगह पर क्या लिख देंगे? हाइट h लिख देंगे, और दोनों s हो या h हो डिस्प्लेसमेंट है। ओके जी, डिस्प्लेसमेंट है। नेक्स्ट हमको परिवर्तन करना है कि यहाँ पर a क्या है? तो एक्सेलरेशन है ना, तो जहां जहां a एक्सेलरेशन a आएगा वहां वहां हम a के जगह पर g लिख देंगे। जहां जहां इक्वेशन में a आएगा वहां वहां हम a के जगह पर g लिख देंगे। a क्या है? तो एक्सेलरेशन है, a क्या है? तो एक्सेलरेशन है, और g क्या है? तो ये भी एक्सेलरेशन है, g भी एक्सेलरेशन है, लेकिन यहाँ पर जो g है ना वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और g ये कैसे प्रोड्यूस हुई है? ये g कैसे प्रोड्यूस हुई है? तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण प्रोड्यूस हुई है। बस इतनी सी दो परिवर्तन करनी है आपको, ये इक्वेशन आपका तैयार है, ठीक है। तो अब लिखने जा रहे हैं हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन को मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए। आप ही लिखेंगे, और क्या करेंगे आप कि जहां जहां s आएगा वहां वहां h कर देंगे, और जहां जहां a आएगा वहां वहां g कर देंगे, बाकी को वैसे ही छोड़ देना है। चलिए लिखते हैं फर्स्ट को, इसको लिखते हैं। हमने बोला जहां जहां s आएगा वहां वहां h कर देना है, जहां जहां a आएगा वहां वहां g कर देना है, ठीक है, बाकी को वैसे छोड़ देना है। तो ये भी है तो इसको वैसे छोड़ देंगे। तो v बराबर लिखेंगे u प्लस a आया, a के जगह पे क्या लिख देंगे? g लिख देंगे। क्या हो जाएगा? ये gt। तो ये वाला इक्वेशन मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए हो जाएगा v बराबर u प्लस gt। ओके, और ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा? जहां जहां s आएगा वहां वहां h कर देना है। तो लिखिए h बराबर ut, ये तो चेंज नहीं होगा, प्लस हाफ a के जगह पर क्या लिख देंगे? g लिख देंगे। तो लिखेंगे हाफ gt स्क्वायर। हो गया, ठीक है। इसको लिखवाओ, बोलो इसको v स्क्वायर,
इनको ऐसे छोड़ देंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू टू ए है, ए के जगह पर क्या कर देंगे, जी कर देंगे, तो कर दीजिए ए के जगह पर जी, टू जी, एस के जगह पर क्या कर देंगे, एच कर देंगे, यस करिए, हाँ जी हो गया, एस के जगह पर एच हो गया, और आपका इक्वेशन ऑफ मोशन तैयार हो गई फॉर द मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके तैयार हो गई, तो आप इसको याद कर लेंगे, और याद क्या करनी, याद ही है, एस के जगह पर एच और ए के जगह पर जी, जी क्या है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, तो हम इनको मिटाने जा रहे हैं क्योंकि इनकी अभी कोई काम नहीं है मोशन अंडर ग्रेविटी में, इनकी काम है। ठीक है, आप इनकी हेल्प से लिख लीजिएगा, छोड़ देता हूं मैं। चलिए आगे नेक्स्ट हम देखेंगे साइन कन्वेंशन, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी। चलो इसको नोट करो, उसके बाद देखिए लिखेंगे। तो चलिए अब हम लिखने जा रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, यस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इस जी का जो वैल्यू है ना वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और किस सिस्टम के अनुसार ये होता है, तो भैया एसआई सिस्टम के अनुसार होता है, एसआई सिस्टम के अनुसार होता है ये। ओके, जब एसआई की सरकार होगी तो हम जी का वैल्यू लिखेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर जी का वैल्यू हम लिखेंगे 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये किस सिस्टम में लिखेंगे, किस सिस्टम में लिखेंगे, तो सीजीएस सिस्टम में लिखेंगे, सीजीएस सिस्टम में लिखेंगे। तो सरकार जब सीजीएस की होगी ना तो आप जी का वैल्यू लिखेंगे 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो आपको देखनी जरूरी है कि सरकार किसकी है, एसआई की या फिर सीजीएस की। यदि एसआई की सरकार है तो आप जी का वैल्यू लिखेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यदि सीजीएस सिस्टम में लिखेंगे आप इनको लिखेंगे जी इक्वल टू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एक और होता है जी बराबर क्या होता है, ये होता है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। जी का वैल्यू क्या होता है, 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। और ये कौन सी सरकार है भाई, ये सरकार है एफपीएस वाली, एफपीएस फुट पर सेकेंड सिस्टम। तो जब आप एफपीएस सिस्टम में जी का वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। आप देखेंगे क्वेश्चन में किसकी सरकार है, एसआई की सरकार हो तो आप जी का वैल्यू ये लिखेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप क्वेश्चन में देखेंगे कि इस क्वेश्चन में सीजीएस की सरकार बन रही है तो आप लिखेंगे जी का वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, सरकार बदलने के साथ आपको भी बदलना पड़ता है। और यदि आपके क्वेश्चन में एफपीएस की सरकार है तो आप लिखेंगे जी का वैल्यू 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट कीजिए इनको। चलिए अब हम देखने जा रहे हैं साइन कन्वेंशन। ओके जी, साइन कन्वेंशन, तो हेडिंग हम डाल देते हैं साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन ये क्या है जी, तो देखिए हम क्या करेंगे, ये साइन कन्वेंशन किसके लिए जरूरत पड़ रही है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखने के लिए जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, वो तो अभी तो लिखा हमने, यस लिखा तो जरूर,
लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में आपको साइन चेंज भी करने पड़ सकती है। वो तो फॉर्मूला है, लेकिन कंडीशन के अनुसार उस फॉर्मूले का साइन प्लस माइनस चेंज भी करनी पड़ सकती है। ओके जी, तो हम देख लेते हैं कि कब हम इक्वेशन में प्लस लेंगे, कब हम इक्वेशन में माइनस लेंगे। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? इसकी ज़रूरत पड़ी ना, इसलिए पड़ी कि जब आप इससे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन देख रहे थे ना, तो उसमें क्या हो रही थी कि बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल कर रही थी और एक ही डायरेक्शन में जा रही थी। कभी कभार रिटर्न बैक भी आती थी, बट मोस्टली एक ही डायरेक्शन में जा रही थी। तो जब एक ही डायरेक्शन में मोशन होती थी ना, तो वहाँ पर साइन का बहुत ज़्यादा यूज़ था नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि साइन का यूज होगा। क्यों? क्योंकि आप बॉडी को ऊपर फेंकेंगे ना, तो बॉडी सर्टेन टाइम के बाद, एक निश्चित हाइट के बाद वापस नीचे आती ही आती है। तो यहाँ मोशन दोनों डायरेक्शन में होती है, ऊपर भी होती है, नीचे भी होती है। आप फेंकेंगे ऊपर, कुछ देर के बाद वापस नीचे मोशन करेगी। तो मोशन ऊपर भी होती है और नीचे भी होती है, दोनों डायरेक्शन में मोशन होती है। इसलिए मोशन का डायरेक्शन चेंज होने के साथ ही साइन भी चेंज हो जाता है। मोशन अंडर ग्रेविटी में मोशन का डायरेक्शन चेंज होने के साथ ही साइन भी चेंज हो जाती है। प्लस माइनस जो साइन है ना, वो भी क्या करते हैं, चेंज कर जाती है। किस तरह से चेंज करती है वही हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, 5 टर्म आपको मिलेंगे। कौन कौन सा? एक तो एस, एक तो भी, एक तो यू, एक तो ए, एक तो टी। जहाँ एस क्या था, डिस्प्लेसमेंट, भी क्या था, फाइनल वेलोसिटी, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, ए इज द एक्सेलरेशन एंड टी इज द टाइम। यहाँ पर इस टाइम टी को छोड़ करके, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, सारे के सारे फैक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर टाइम टी को छोड़ करके जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटी है। और अब जानते हैं प्लस माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि यहाँ पर टी को छोड़ करके सारे फिजिकल क्वांटिटी, सारे क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और आप जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो इनके पास मैग्नीट्यूड तो होगी ही होगी, वो तो टी के पास भी होगी, लेकिन इनके पास डायरेक्शन भी होगी। टी को छोड़ करके इनके पास डायरेक्शन भी होगी। ठीक है ना? तो हमको साइन इसी के लिए लिखना पड़ेगा, इस टी के लिए साइन नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि टी एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होती है। और प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों साइन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और डायरेक्शन केवल इनके पास होती है। तो हम इन्हीं के लिए साइन लिखेंगे। ठीक है, ओके, चलिए मिटा देते हैं। तो साइन का फर्स्ट रूल, पहला रूल तो ये कि आप, चलो ये पांचों यहाँ पर मैं साइड में लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, एस, भी, यू, ए, टी। एस की जगह पर हमने क्या ले लिया था? एच लिया था, चलो, और ए की जगह पर हमने जी ले लिया था। पहला इंपॉर्टेंट बात ये कि आप इनमें से जिसका भी वैल्यू फाइंड करनी हो ना, इनमें से जिनका भी वैल्यू फाइंड करनी है, उनका हम साइन नहीं कंसीडर करेंगे। ओके, इनमें से जिनका भी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, उनका हम साइन कंसीडर नहीं करेंगे। There will be no sign consider for the quantity of which, quantity मतलब physical quantity, of which the value is to be calculated. The value is to be calculated. जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की आपकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसका आप साइन नहीं कंसीडर करेंगे। जैसे मान लीजिए h का वैल्यू फाइंड करनी है, तो h के पहले आप कोई साइन नहीं लगाएंगे। यदि v का वैल्यू फाइंड करनी है, तो v के पहले कोई साइन नहीं लगाएंगे। इसी तरह से आपको u का वैल्यू फाइंड करनी है, तो u के पहले कोई साइन नहीं लगाएंगे।
जिसका भी वैल्यू फाइंड करनी है उनके पहले आप कोई भी साइन नहीं लगाएंगे, पहला रूल। दूसरा रूल, साइन को अप्लाई करने में बहुत प्रॉब्लम होती है और इसके चलते आपका आंसर भी गलत हो जाती है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। दूसरा रूल ये कि इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को आप पॉजिटिव डायरेक्शन एज्यूम करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को आप पॉजिटिव डायरेक्शन एज्यूम करेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन को आप नेगेटिव डायरेक्शन एज्यूम करेंगे, ठीक है। क्या हमने बोला? द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी is considered as positive direction, positive direction. The direction of initial velocity is considered as positive direction and its opposite direction is considered as negative डायरेक्शन, ठीक है। नंबर थर्ड बात है, दो बातें तो क्लियर हो गई कि भैया जिस भी टर्म का आपको वैल्यू फाइंड करनी है उसके पहले कोई साइन नहीं लगानी है और इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को आप पॉजिटिव डायरेक्शन एज्यूम करेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन को आप नेगेटिव डायरेक्शन अपोज करेंगे, एज्यूम करेंगे। देखो मोशन अंडर ग्रेविटी में दो ही डायरेक्शन होती है ना, एक या तो अपवर्ड या तो एक डाउनवर्ड, एक या तो अपवर्ड एक या तो डाउनवर्ड, ठीक है। इसलिए बोल रहा है कि आप इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन को आप पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव डायरेक्शन मानेंगे, ठीक है। नंबर थर्ड बात है क्या कि इसमें बोल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को आप पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे। जरूरी थोड़े है कि हर क्वेश्चन में आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया ही होगा। यदि कभी ऐसा हो जाए कि इनिशियल वेलोसिटी ही जीरो हो जाए, यदि कहीं ऐसा हो जाए कि इनिशियल वेलोसिटी ही जीरो हो जाए, तब क्या होगा भैया? तब तो अपना बेड़ा गर्क हो जाएगा ना। हम तो यही पढ़ा है कि इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन लेना है और कहीं ऐसा हो जाए कि इनिशियल वेलोसिटी ही जीरो, वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हो ही नहीं, मतलब तब क्या करेंगे? तब भी एक रूल है। क्या रूल है? कि जहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगा, मतलब जहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, वहाँ पर हम क्या करेंगे कि मोशन के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव डायरेक्शन एज्यूम करेंगे एंड उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम बोल लेंगे नेगेटिव डायरेक्शन। बात समझ में आई? जहाँ भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे कि मोशन के डायरेक्शन को हम एज्यूम करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन और मोशन के अपोजिट डायरेक्शन को हम एज्यूम करेंगे नेगेटिव डायरेक्शन। अभी आप समझ लीजिए, सुन लीजिए, लिख लीजिए, एक एग्जाम्पल भी देखेंगे इसका और आपको ये बातें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब लिख लीजिए, यही लास्ट है साइन कन्वेंशन में। क्या बोल रहा है ये? इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, then the direction of motion is considered as positive direction
and its opposite direction is considered as negative डायरेक्शन। ठीक है, तो आप इतनी बातें नोट कीजिए। इसके बाद हम देखने वाले हैं इसका एप्लीकेशन कि कैसे साइन बदलती है। चलिए एक एग्जांपल से हम समझेंगे साइन कन्वेंशन को। ठीक है, मान लीजिए ये कोई टावर है। ठीक है, ये क्या है? तो टावर है। ये क्या है? तो ये टावर है। ऐसी कुछ होता है ना टावर। चलिए ये टावर है। ओके, ये क्या है? टावर है और ये टावर का लेवल है। ठीक है ना, हमने ये खींचा ना, ये टावर का लेवल है। ओके, और टावर किधर रहती है? ग्राउंड पर रहती है। ठीक है, हमने क्या किया कि किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से क्या किया? अपवर्ड डायरेक्शन फेंका। किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से क्या किया? हमने अपवर्ड डायरेक्शन फेंका। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन फेंका। ऑब्जेक्ट क्या करेगी? पहले तो हमने अपवर्ड डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से फेंका? तो विथ इनिशियल वेलोसिटी यू से। हमने टावर के टॉप से किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी यू से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगी? पहले तो ऊपर जाएगी और एक सर्टेन हाइट तक पहुंचने के बाद ये क्या करेगी? ऑब्जेक्ट वापस अर्थ पर आएगी, वापस ग्राउंड पर आएगी। ठीक है ना, वापस कहाँ आ गई? ग्राउंड पर आ गई। ये किसका लेवल है? तो ग्राउंड का लेवल है। ये ग्राउंड का लेवल है, नीचे वाला। ठीक है, और ग्राउंड पर टकराएगी विथ वेलोसिटी भी। अपने फेंका यू वेलोसिटी से, इसलिए यू यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी होगा। क्योंकि ग्राउंड से टकरा रही है भी वेलोसिटी से, इसलिए भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी होगा। ठीक है, और एक बात ध्यान दो कि हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को टावर के टॉप से फेंका तो ऊपर गया और फिर इधर से आ गया क्या? नहीं, जिस लाइन पर जाएगा उसी लाइन पर वापस आएगा। हमने आपको समझाने के लिए एक अलग से लाइन बना रखा है। ठीक है, हमने आपको समझाने के लिए जाने वाला अलग लाइन और आने वाला अलग लाइन बना रखा है। हमने आपको समझाने के लिए जाने वाला अलग लाइन और आने वाला अलग लाइन बना रखा है, जबकि वास्तव में ऑब्जेक्ट इसी लाइन पर जाएगा और इसी लाइन से नीचे अर्थ पर आएगा। ठीक है, इसी लाइन से ऊपर जाएगा और इसी लाइन से नीचे ग्राउंड पर आएगा, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए एक बगल से लाइन बना रखा है। ओके, तो ऑब्जेक्ट को हमने यू वेलोसिटी से फेंका और भी वेलोसिटी से ये ग्राउंड पर टकरा रही है, तो यू ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा और भी ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर यू क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी, और भी क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी। ओके, अब हम लिखने जा रहे हैं साइन कन्वेंशन। तो आप जानते हैं कितनी चीज़ होती है? एस होती है। इक्वेशन में कौन कौन सी चीज़ होती है? तो एक होती है एच होती है, एक होती है वी होती है, यू होती है और जी होती है। और आप टी के लिए तो साइन लगाते नहीं हो, पहले ही बताया था हमने कि टी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए टी के लिए साइन हम नहीं लगाएंगे, इन्हीं चारों के लिए लगाएंगे। यही चारों वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, पहले क्या है? एच। एच क्या है? एच क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट है। हमने बताया था ना, एच डिस्प्लेसमेंट है। ओके, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ एक एरो ड्रा करते हैं। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ एक एरो ड्रा करते हैं और वही एरो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, देखो पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट क्या है? ये वाला। फाइनल पॉइंट क्या है? ये वाला। पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट ये, इनिशियल पॉइंट क्या है? ये। फाइनल पॉइंट ये। ठीक है ना, अब बोल रहा है कि यहाँ से फेंके थे, ये इसको कैसे मान रहे हैं? हमने बोला ना पार्टिकल इसी लाइन पर जाएगी और इसी लाइन पर वापस आएगी। आपको समझाने के लिए यहाँ बगल पर समझा रहा हूँ ना। तो
पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट ए, तो क्या कीजिए आप इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ एक एरो ड्रॉ कर दो, और ये जो एरो है ना वही डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इस एरो का डायरेक्शन किधर है जी, ऊपर के नीचे, तो नीचे है ना, एरो का डायरेक्शन नीचे है और इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है। इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है, हमने बोला था आपको कि इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मानना है, उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव डायरेक्शन मानना है। क्योंकि एरो नीचे है और इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यदि यहाँ पर यू पॉजिटिव होगा तो एच क्या होगा, नेगेटिव। यदि यहाँ पर यू पॉजिटिव होगा तो एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। और हमने आपको बताया है, देखो वो जो तीनों मैंने साइन कन्वेंशन में 3 लाइन मैंने आपको बताया था ना, वो कोई रूल नहीं है, वो आपके कन्वेंशन के लिए बनाया गया है, कोई वो रूल नहीं है कि आपको उसी को पॉजिटिव मानना है। आप उसको नेगेटिव भी ले सकते हैं, इसको नेगेटिव लेंगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन वाले को पॉजिटिव ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने पॉजिटिव मान लिया है इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को, ठीक है। तो हमने इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है और एच नीचे की तरफ है। एच क्या है, नीचे की तरफ है, मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या होगी, नेगेटिव होगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पर, तो नेगेटिव होगा। एच यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। ये वाला एरो हमने यहाँ बना दिया। देखो क्या करो, तुम फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट की तरफ एक एरो बनाओ, फाइनल पॉइंट से इनिशियल के पॉइंट की तरफ एक एरो ड्रॉ करो। एरो का डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ है ना, नीचे की तरफ है ना, इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि यू इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, ठीक है। इस लाइन को मिटा देते हैं। चलो यहाँ पर हम एच को डिनोट कर देते हैं, यहाँ पर मैं एच को डिनोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, एच है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ठीक है। एच हो गया, एच हो गया। ये भी का बताओ, भी क्या होगा, भी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, और ये रहा फाइनल वेलोसिटी, ये रहा फाइनल वेलोसिटी ना। ऑब्जेक्ट जिस भी वेलोसिटी से ग्राउंड से टकराता है उस वेलोसिटी को बोलते हैं स्ट्राइकिंग वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी। ये रहा फाइनल वेलोसिटी। बताओ इसका डायरेक्शन किधर है, ऊपर के नीचे, तो ऑब्जेक्ट नीचे ग्राउंड पर टकरा रही है ना, ऑब्जेक्ट नीचे ग्राउंड पर टकरा रही है, तो इसका डायरेक्शन किधर है, नीचे है। डायरेक्शन किधर है, नीचे है ना, नीचे। और यू ऊपर है, यू ऊपर है और भी नीचे है, भी नीचे है, तो इनका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यू के अपोजिट। यू का डायरेक्शन क्या था, पॉजिटिव, तो भी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। भी का डायरेक्शन क्या कर देंगे, हम नेगेटिव लिख देंगे। अब आ गया यू। यू बताओ यू क्या होगा, यू हमने बोला था यू क्या, यहाँ पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी देखो ये है, ऊपर जा रही है। हमने बोला था इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, तो यू तो पॉजिटिव हो ही जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन क्या मानना है, पॉजिटिव मानना है, तो यू तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी किधर लगती है, किधर लगती है, ऊपर, नीचे, नीचे लगती है ना, नीचे लगती है, क्योंकि ये कैसे प्रोड्यूस हुई है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे प्रोड्यूस हुई है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर लगती है, नीचे की तरफ लगती है ना, अर्थ के सेंटर की तरफ लगती है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी भी नीचे की तरफ ही लगता है, लगता है ना, यस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे की तरफ ही लगता है, ओके। तो यहाँ पर जी क्या होगा, देखो जी नीचे, यू ऊपर, इनिशियल वेलोसिटी यू ऊपर और जी नीचे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यू ऊपर है और इसका डायरेक्शन पॉजिटिव है, और इसलिए जी का डायरेक्शन नेगेटिव होगा। यू ऊपर है और यू का डायरेक्शन पॉजिटिव है और जी नीचे है, तो इस जी का डायरेक्शन यू से अपोजिट होगा। यू का साइन यदि पॉजिटिव है तो जी का साइन नेगेटिव होगा, ठीक है। जी का साइन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो अच्छे समझ में आई ना, बस एक ही कॉन्सेप्ट है। जिधर इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन उसको पॉजिटिव मानेंगे और इसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे, ठीक है। डायरेक्शन आप फाइंड कर लीजिएगा। ये केस नंबर 1। केस नंबर 2 में क्या है कि मान लीजिए हमने टावर से किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्या किया था, ऊपर की तरफ फेंका था। इस बार यू वेलोसिटी से नीचे की तरफ फेंकेंगे, इस बार ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से हम नीचे की तरफ फेंकेंगे। ये रहा यू, जिस वेलोसिटी से हमने ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका, और ये रहा भी, जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट ग्राउंड से टकराया, ओके। अब हम साइन लिखने जा रहे हैं, चलो पहले यू का ही साइन लिख लेते हैं क्योंकि इसी पर सब बेस्ट है। यू, भी, एच और जी, ठीक है। यू का साइन क्या होगा, तो भैया बिना आँख बंद किए हुए पॉजिटिव बोल दो, क्योंकि हमने
इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन माना है तो यू का साइन तो पॉजिटिव हो ही जाए। ओके, अब देखो v का डायरेक्शन फाइंड करो। v का साइन क्या होगा? v देखो ये रहा u और ये रहा v। ऑब्जेक्ट जिस भी वेलोसिटी से ग्राउंड से टकराती है वही फाइनल वेलोसिटी होती है। ओके, जिसको आप स्ट्राइकिंग वेलोसिटी बोलते हो। तो ये रहा v। v का डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ है ना, नीचे की तरफ है ना, और u भी नीचे की तरफ है। देखो u भी नीचे और v भी नीचे, दोनों का डायरेक्शन सेम है। क्योंकि u और v दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए u और v दोनों का साइन भी सेम होगा। यदि u का साइन पॉजिटिव है तो v का भी साइन पॉजिटिव ही होगा। तो रो लगा दो पॉजिटिव। h क्या है? डिस्प्लेसमेंट। बताओ डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? देखो ये रहा ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन, ये रहा ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन। हमें क्या करने हैं? ऑब्जेक्ट के इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ एक एरो ड्रॉ कर दीजिए। लो ड्रॉ कर दिए एक एरो। ये रहा ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन, ये रहा ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन, ये रहा ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन, ये रहा ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन। ठीक है, और ये क्या है? तो एच है। एच का डायरेक्शन किधर है जी? नीचे है ना। एच का डायरेक्शन किधर है? नीचे है। और यू भी किधर है? नीचे है। क्योंकि एच और यू दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है, इसलिए दोनों का साइन भी सेम होगा। यदि यू का साइन पॉजिटिव है तो एच का भी साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। जी का साइन बताओ तुम। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इनकी डायरेक्शन किधर होती है? तो नीचे की तरफ होती है, हमेशा नीचे की तरफ होती है, हमेशा नीचे की तरफ होती है। और यू का डायरेक्शन भी नीचे है, क्योंकि यू भी नीचे, जी भी नीचे, दोनों का डायरेक्शन सेम, इसलिए दोनों का साइन भी सेम होगा। यदि यू का साइन पॉजिटिव है तो जी का भी साइन पॉजिटिव होगा। लीजिए, हो गया। बहुत आसान है ना। चलिए एक लास्ट टेस्ट, नंबर 3। 3 पॉइंट पढ़े थे ना वहाँ पर, तो 3 एग्जाम्पल भी पढ़ना पड़ेगा अपने को। ये ऊपर वाला हमने हॉरिजॉन्टल का लेवल, ऊपर वाला जो लाइन ड्रॉ किया ना हमने, वो टावर के टॉप का लेवल है, और नीचे वाला लाइन टावर का बेस का लेवल है, मतलब ग्राउंड का लेवल है। ठीक है ना, ये नीचे वाला लाइन ग्राउंड है। ठीक है, अब क्या करते हैं? टावर के टॉप से ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? सिंपली छोड़ देंगे ऐसे। टावर के टॉप से ऑब्जेक्ट को सिंपली ऐसे छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे। ठीक है ना, सिंपली ऐसे ड्रॉप कर देंगे। मतलब हमने ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ से कोई वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं किया है। जब भी जैसे ये रहा, मान लो यहाँ से हम इस ऑब्जेक्ट को, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को ऐसे सिंपली छोड़ देंगे ना, सिंपली ऐसे क्या कर रहे हैं? सिंपली छोड़ दे रहे हैं। मतलब हमने अपनी तरफ से उस ऑब्जेक्ट को कोई वेलोसिटी नहीं दिया है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट का 0 होगी। जब आप टावर पर से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे सिंपली छोड़ देंगे ना, मतलब हमने अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट को कोई वेलोसिटी नहीं दिया है, मतलब उस ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम सिंपली ड्रॉप कर दे रहे हैं। सिंपली ड्रॉप करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट नीचे चला जाएगा, नीचे आके ग्राउंड पर टकराएगा ना। क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने सिंपली ड्रॉप कर दिया है, टावर के टॉप से ऑब्जेक्ट को सिंपली ड्रॉप कर दिया है, इसलिए यहाँ पर यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब साइन प्राप्त करते हैं। यू भी, उसके बाद एच है, उसके बाद जी है, यही है ना जी। तो यू तो 0 हो गया, तो यू तो गेम में है ही नहीं। यू तो 0 हो गया ना, तो यू को तो गेम से बाहर कर देते हैं। जब 0 हो गया है ही नहीं, तब क्या? गेम से बाहर, यू गेम से बाहर हो गया। भी, एच और जी के बारे में सोचिए। भी क्या है? फाइनल वेलोसिटी, और ये रहा देखिए फाइनल वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट ग्राउंड से टकराती है वही फाइनल वेलोसिटी होती है, जिसको आप स्ट्राइकिंग वेलोसिटी बोलते हो। भी क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। भी का डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ। भी का डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ। इसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, निगेटिव। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? नीचे है क्या? इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे है? अरे ये तो है ही नहीं इस दुनिया में। इनिशियल वेलोसिटी तो इस संसार में है ही नहीं, कैसे फिर नीचे कर रहे हो? ये तो 0 है, मतलब ये नहीं है। ये E बराबर 0 हमने दिखा रखा है तुमको, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को टावर के टॉप से सिंपली ऐसे ड्रॉप कर दिया है, सिंपली ऐसे रिलीज कर दिया है। ओके, इसलिए E बराबर 0 दिखा रखा है हमने। तो जब U इस संसार में है ही नहीं, तो उसके बारे में कैसे सोचेंगे? नहीं सोच सकते हैं ना। जो है ही नहीं उनके बारे में क्या सोचेंगे? जो है उसके बारे में सोचेंगे ना। ठीक है, तो U जब है ही नहीं तो उनको हम रेफरेंस कैसे मानेंगे भैया? नहीं मान सकते ना, नहीं मान सकते हैं। तो याद कीजिए वो थर्ड वाला लाइन क्या था कि जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है
तब हम मोशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम निगेटिव डायरेक्शन मानते हैं। याद है ना वो लास्ट वाला लाइन? ठीक है, याद है, अच्छे से याद है कि मोशन के डायरेक्शन को हम अपोजिट डायरेक्शन मानते हैं। कब कब कब? जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है। जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है तब मोशन के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं और मोशन के अपोजिट डायरेक्शन को हम नेगेटिव डायरेक्शन मानते हैं। चलिए, तो मोशन किधर हो रही है जी? नीचे। मोशन किधर हो रही है? नीचे 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 नीचे, डाउनवर्ड्स। तो जो भी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में आएंगे उसका साइन पॉजिटिव होगा। भी किधर है? नीचे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो भी का साइन क्या होगा? पॉजिटिव। एच, एच किधर है? ऊपर के नीचे। ये रहा देखो ऑब्जेक्ट के इनिशियल पॉइंट, ये रहा फाइनल पॉइंट। और डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ एक एरो को ड्रॉ कर दीजिए। ये एरो ही आपको डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इस एरो का डायरेक्शन क्या है? इस एरो का डायरेक्शन क्या है? तो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है और मोशन भी नीचे की तरफ हो रही है, इसलिए ये भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि मोशन के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव डायरेक्शन माना है। लास्ट जी, जी जी, लास्ट जी, जी के बारे में बताइए। जी, व्हाट इज जी का साइन क्या होगा? निगेटिव या पॉजिटिव? जी किधर लगती है? नीचे की तरफ लगती है, टुवर्ड्स डाउनवर्ड। जी हमेशा टुवर्ड्स डाउनवर्ड ही लगेंगे, ठीक है ना। और मोशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही हो रहा है, मतलब मोशन का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का डायरेक्शन सेम है। और जिधर मोशन का डायरेक्शन होगा उसको हमने पॉजिटिव डायरेक्शन माना था क्योंकि मोशन भी नीचे, जी भी नीचे, इसलिए जी का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जी का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी साइन कन्वेंशन कि कब किसका हमको साइन क्या लेनी है। और साइन कन्वेंशन जरूरी है, आप इस पर पूरी अच्छी से पकड़ बना लीजिएगा। यदि आपको साइन कन्वेंशन अच्छे से समझ में नहीं आई होगी ना, आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि आप इसके बिना मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप इस साइन कन्वेंशन के बिना मोशन अंडर ग्रेविटी को क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं और यहाँ पर साइन कन्वेंशन जरूरी है, इसलिए इसको समझना भी आपके लिए अति आवश्यक है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, जस्ट नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। अगर इम्पॉसिबल होता ना तो उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। करने वाला होना चाहिए और करने आना चाहिए। करने वाला होना चाहिए और करने आना चाहिए। तो करने वाला क्या भगवान होते हैं क्या, या फिर वो स्पिरिचुअल पावर लेके आते हैं क्या? नहीं, करने वाला भी हम ही होते हैं। करने का तरीका थोड़ी अलग होती है, करने का मेथड थोड़ी अलग होती है। क्या मेथड होती है उनका? बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत विद्वान है? नहीं, ना तो इंटेलिजेंट है ना तो विद्वान है। जो भी आपके नज़र में इंटेलिजेंट है ना, कोई भी बड़ा व्यक्ति, कोई भी टाइकून हो, ठीक है, कोई भी हो, वो हमारी आपके तरह ही है, हमारे आपके तरह ही है। वो अलग नहीं है, आपसे बिल्कुल भी अलग नहीं है, ठीक है, हमारे आपके तरह ही है। बस उसकी सोच हमसे थोड़ी अलग है, उनकी साहस हमसे थोड़ी अलग है, उनकी चाहत हमसे थोड़ी अलग है, उनकी 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 एकाग्रता थोड़ी हमसे अलग है, उनकी फोकस थोड़ी हमसे अलग है, उनकी रास्ते हमसे थोड़ी अलग है, उनकी नीयत थोड़ी हमसे अलग है, उनका धैर्य थोड़ी हमसे अलग है। इसलिए आपको वो अलग अलग नज़र आते हैं, अलग नज़र आते हैं। अलग नहीं है, वो हमारे तरह ही है, ठीक है। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। यदि आप जो बनना चाहते हो वो बनोगे, बनोगे, कोई रोक ही नहीं सकता है भाई, रोक ही नहीं सकता है। आपसे पहले कोई बना है तो आप क्यों नहीं बनेंगे? मेरे को बताइए, क्या उसके पास 4 हाथ है, इंटेलिजेंट था, यही तो बात है। आप उसको इंटेलिजेंट मान करके बैठ चुके हैं, जबकि वो लेबोरियस था, उसकी सही पहचान किया थी, वो लेबोरियस था, आप उसको इंटेलिजेंट मान के बैठे हो। तुम भी लेबोरियस हो जाए, तुम भी इंटेलिजेंट बन जाओगे।
तुम भी लेबोरियस बनो, तुम भी इंटेलिजेंट हो जाओगे। लेकिन तुम क्या करो, उनको इंटेलिजेंट मान के बैठे हो ना, यही सोच गड़बड़ हो गई। यदि पहली ईंट टेढ़ी तो सारे दीवार की ईंट टेढ़ी, सारे दीवार टेढ़ी हो जाएगी, वो दीवार स्टेबल नहीं रह सकता है यदि पहली ईंट टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, तो वो व्यक्ति जो आपके नजर में इंटेलिजेंट है, दरअसल उनकी सही पहचान एक लेबोरियस वाली है। वो एक लेबोरियस है, वो पूरी फोकस है, वो उनकी नियत नेक है, उनकी 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 धैर्य है, उनके पास धैर्य है जो आपके पास नहीं है, उनके पास करने की साहस है जो आपके पास नहीं है। इसलिए आपको वो इंटेलिजेंट नजर आता है। आप भी अपने अंदर धैर्य लाइए, आप भी साहस दिखाइए, आप भी सपने देखने का साहस रखिए, आप भी लेबर करने का साहस रखिए, आप भी लेबर कीजिए, फोकस रहिए, एकाग्रचित रहिए। आप भी इंटेलिजेंट होंगे, आपके भी सपने सही होंगे, सच होंगे। आप जो बनना चाहते हो आप भी बन जाएंगे। आप जो अभी बनना चाहते हो ना, आपके पहले लोग बने हैं, मतलब ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है। तो जब ये किया जा सकता है तो आप क्यों नहीं, आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप भी कर सकते हो। बस आवश्यकता है पूरी धैर्य रखने की, आवश्यकता है पूरी सांस रखने की, आवश्यकता है पूरी लेबर करने की, पूरी लेबर करने की, आवश्यकता है पूरी फोकस रहने की, आवश्यकता है पूरी कॉन्सेंट्रेट, पूरी एकाग्रचित रहने की। तो यदि आप लेबोरियस हो, यदि आप फोकस हो, यदि 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 आप धैर्य रख सकते हो, यदि आप सांस रख सकते हो, सांस क्या कि यस मुझे करनी है तो करनी है। सांस के लिए थोड़ी जरूरी है कि यस मैं पूरा बलवान हूँ, जो बलवान है उनके पास सांस होती है भैया। अरे सांस के लिए बलवान की जरूरत नहीं होती है, सांस के लिए सोच की जरूरत होती है। खा पी के अगर यदि सांस आती ना, खा पी के यदि सांस आती तो सब लोग खाने के पीछे भाग जाते हैं, खाकर ही सांस ले लेते हैं। चलो बड़ी बड़ी दवाई आती थी सांस लाने के लिए, बड़ी बड़ी दवाई आ जाती है सांस लाने के लिए। तो ये खाने से, बलवान होने से सांस नहीं आती है। वो जो बलवान व्यक्ति भी है ना, यदि उनके पास सांस है तो वो सांस खाने से नहीं आई है, उसके अंदर खाने से अंदर से ऊर्जा आई होगी, और ये आई होगी, बल आई होगी, लेकिन बल से सांस नहीं आती है, सांस तुम्हारी सोच से आती है। बहुत सारे बलवान व्यक्ति तुमको मिलेंगे जिनके पास कोई साहस ही नहीं है, डरपोक है वो। और बहुत सारे तुमको दुबले दुबले पतले व्यक्ति मिल जाएंगे जिनके पास शारीरिक शक्ति तो नहीं है, शारीरिक बल तो नहीं है, बट उनके आत्मबल बहुत है, आत्मबल बहुत है। तो साहस किसको बोलते हैं? आत्मबल को बोलते हैं। यदि तुम्हारे पास आत्मबल है ना, तो तुम्हारे पास साहस है। और आत्मबल वो शारीरिक बल से नहीं आती है, तुम्हारे सही स्वास्थ्य से आती है, तुम्हारे सही सोच से आती है। आत्मबल कैसे आती है? तो शारीरिक बल से नहीं आती है, खा पी के एकदम शारीरिक बलवान बन गए और आत्मबल आ गए, नहीं। आत्मबल तुम्हारे सही स्वास्थ्य से आती है, आत्मबल तुम्हारे सही सोच से आती है, आत्मबल तुम्हारे नेक नियति से आती है। यदि तुम्हारे सपने नेक है, यदि तुम्हारी सोच नेक है ना, यदि तुम्हारी सपने नेक है, तुम्हारी सोच नेक है, और तुम स्वस्थ हो, तो तुम आत्मबल रख सकते हो, तुम ही आत्मबल रख सकते हो। कौन? जो स्वस्थ है, जिनकी नियत नेक है, जिनकी नियत नेक है, जिनकी सपने नेक है, जिनकी सोच नेक है, वही आत्मबल रख सकते हैं। ठीक है ना? तो आत्मबल मतलब साहस, वो खाने पीने से नहीं आती है, तुम्हारी सोच से आती है। तुम भी आत्मबल रखो, यस मुझे करनी है, तुम करोगे। तुम भी आत्मबल रखो, यस मुझे करनी है, तुम करोगे। क्या करनी है? पूरी लेबर करनी है, पूरी फोकस रहनी है, पूरा धैर्य रखना है, पूरा साहस रखना है, और लेबर पूरा करना है, और कंटिन्यूअस निरंतर करना है। आप भी जीतोगे, आपके भी सपने सच हो गए, और आप जो बनना चाहते हो वो बनेंगे। ठीक है जी, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल दी बेस्ट।